दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम और गोली गोली पर लिखा है मरने वाले का नाम। एक व्यक्ति है जिसके ऊपर 6 से 7 बदमाश हमला करते हैं और दर्जनों गोलियां उसके ऊपर चलाई जाती हैं, जिनमें 4 गोली उसको लगती भी हैं। उसके बाद भी वो अपनी जान बचाकर वहां से छुपता है और वहां से भाग जाता है और सही टाइम पर हॉस्पिटल पहुंचने की वजह से उसकी जान बच जाती है। लेकिन शूटर को ये बात जानकर बड़ी हैरानी होती है कि वो बच कैसे गया, और वो फिर दोबारा प्लान बनाते हैं और हॉस्पिटल के अंदर जाकर उसको 5 गोली और मारते हैं। और अगले दिन फिर इस बात का इंतजार करते हैं कि उसकी मौत की हमें खबर मिले। लेकिन यहाँ पर भी उनको मायूसी ही हाथ लगती है जब उनको ये पता चलता है कि वो बिल्कुल ठीक ठाक है और वो अभी मरा नहीं है। तो दोस्तों, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। आपका बहुत स्वागत है आपके अपने शो दानिश की जुबानी में। आज की कहानी है देश की राजधानी दिल्ली की। और दिल्ली के अंदर एक बड़ा मशहूर हॉस्पिटल है, गुरु तेग बहादुर हॉस्पिटल, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं जीटीबी हॉस्पिटल। यहाँ पर रोजमर्रा की तरह डॉक्टर सब मरीजों का इलाज कर रहे हैं और उनका हालचाल जानने की कोशिश कर रहे थे। और यही प्रतिक्रिया वार्ड नंबर 24 में चल रही थी। इसी बीच इस वार्ड के अंदर करीब 4 लड़के आते हैं और आने के बाद पहले वो सारे बेडों की तरफ देखते हैं और घूमते हैं, और अचानक एक बेड पर आते हैं और आंखों ही आंखों में एक दूसरे को इशारा करते हैं। और उनमें से 2 लड़के अपनी पिस्टल निकालते हैं और बेड पर लेटे हुए मरीज के ऊपर तान कर करीब 5 फायर करते हैं। और पांचों फायर इतने करीब से थे कि पांचों गोली उस मरीज को लगती हैं। और उसके बाद वो पिस्टल हवा में लहराते हुए उस भीड़ भरे अस्पताल से निकलकर भाग जाते हैं। अब वहां पर अफरा तफरी का माहौल हो जाता है, एक डर का माहौल। और पुलिस को सूचना दी जाती है और डॉक्टर फौरन उस बेड की तरफ भागते हैं जिस व्यक्ति को गोली मारी गई थी। अब नॉर्मली तो ये होता है कि बाहर किसी को गोली मारी जाए तो उसको फौरन अस्पताल ले जाया जाता है, लेकिन यहाँ पर तो पहले से ही मरीज अस्पताल के बेड पर पड़ा था। डॉक्टर अपना इलाज शुरू करते हैं, लेकिन गोली इतने करीब से और 5 गोली मारी गई थी कि मरीज की मौत हो जाती है। वहाँ पर डॉक्टर उसकी जान बचाने में असफल रहते हैं। पुलिस मौका वारदात पर पहुंचती है और पता लगाती है कि 5 गोली मारी गई हैं। अब यहाँ कर जो पुलिस के आला अधिकारी थे, उनको यही लगता है, क्योंकि जो भी बदमाश हैं, जो भी शूटर हैं, वो हमेशा इजी टारगेट चुनते हैं और कोई ऐसी जगह देखते हैं जहाँ पर उनके पकड़े जाने की कोई उम्मीद ना हो और उनको वहाँ से भागने में बहुत आसानी हो। लेकिन यहाँ ये जो अस्पताल है जीटीबी, ये बहुत भीड़ भरा है और इसके बाहर जो सड़क है उसको पार करने में ही इतना ट्रैफिक जाम रहता है कि उस सड़क के इस पार से उस पार जाने में ही कम से कम आदमी को 5 मिनट लग जाती हैं। अब यहाँ पुलिस का जो सवाल था वो ये था कि अपनी जान जोखिम में डालकर ये 4 बदमाश इस भीड़ भरे अस्पताल के अंदर आते हैं। और इस अस्पताल के कई सारे गेट हैं और एक गेट पर हमेशा 100 नंबर की पुलिस की वैन खड़ी रहती है। और जाहिर सी बात है, इस बात की रेकी उन अपराधियों ने की होगी और उसके बाद भी उन्होंने अपनी जान जोखिम में डालकर उस अस्पताल के अंदर जाते हैं और शूट आउट करते हैं और वहां से फरार हो जाते हैं। तो अब पुलिस को लगता है कि जिसको 5 गोली मारी गई हैं, ये जाहिर सी बात है कोई ना कोई गैंगस्टर ही होगा या कोई बड़ा बदमाश होगा। और अगर ये बड़ा बदमाश है तो ये गैंगवार का मामला है। अब क्योंकि गोली इतनी सारी चली है और अस्पताल के अंदर, तो इसकी जो जांच है वो बड़ी आसान होगी और अपराधी को बड़ी आसानी से पकड़ा जाएगा। उसके बाद पुलिस जिसको गोली मारी गई थी, जो उसकी देखभाल के लिए वहां पर एक महिला थी जिसका नाम था तरन्नुम, और वो मरने वाले की बहन थी। मौत हुई थी जिस पर गोली चली थी, उसका नाम था रियाजुद्दीन उर्फ रियाज, और उसकी बहन का नाम था तरन्नुम। अब पुलिस तरन्नुम से पूछताछ करती है और वो जानने की कोशिश करती है कि रियाज की जिंदगी में ऐसा क्या था जो उसको 5 गोली अस्पताल के अंदर आकर मारी गई। तो यहाँ पर तरन्नुम जो पुलिस को बताती है, तो पुलिस को ये बात बहुत परेशान करती है। तरन्नुम बताती है कि मेरा भाई एक दिहाड़ी मजदूर था और हम बेहद ही गरीब आदमी हैं और हमारी किसी से दुश्मनी हो ही नहीं सकती, और अगर कोई दुश्मनी होगी तो छोटी मोटी होगी। इतनी बड़ी दुश्मनी के अस्पताल के अंदर आकर गोली मारी जाए, ऐसा तो सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन पुलिस को लगता है कि हो सकता है बहन को ना पता हो, और पुलिस अपने तरीके से जांच शुरू करती है। और जो उसकी रियाज की पूरी कुंडली निकाली जाती है, वो कहाँ से था, कहाँ उसने पढ़ाई की, कहाँ पैदा हुआ, कहाँ पे काम करता है।
लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं मिलता जिससे रियाज किसी ऐसे क्राइम से जुड़ा हो। तरन्नुम से सिर्फ इतना पता चलता है कि उसका भाई दिहाड़ी मजदूर था और वो फिर किसी गलत संगत में बैठना शुरू हो गया और कुछ लड़के ड्रग्स पीते थे, ड्रग्स का नशा करते थे और मेरा भाई भी ड्रग्स का नशा करने लगा और अब इसके पेट में दर्द हो गया जिसका डॉक्टरों ने ऑपरेशन किया है और उस ऑपरेशन से अब ये रिकवर हो ही रहा था और अब ये ठीक हो रहा था और हमारी अब छुट्टी होने वाली थी और पता नहीं ये कौन लोग थे जिन्होंने मेरे भाई को गोलियां मार दी। अब जाहिर सी बात है ये पुलिस के लिए बड़ी हैरानी की बात थी कि एक दिहाड़ी मजदूर को ऐसे कौन गोली मारे। लेकिन यहाँ पर जो पुलिस के आला अधिकारी थे उनको लगता है कि ऐसा भी हो सकता है कि वो गोली किसी और को मारने आए हों और गलती से रियाजुद्दीन को उन्होंने गोली मार दी। तो 24 नंबर वार्ड में जितने भी मरीज थे सबकी पुलिस कुंडली निकालने का फैसला करती है और वहाँ पर भी पुलिस को यही पता चलता है कि जितने भी मरीज हैं सब ठीक ठाक घर से हैं और किसी का भी कोई ऐसा अपराधी रिकॉर्ड नहीं है। उसके बाद पुलिस को लगता है कि चलो अगर यहाँ पर कोई ऐसा अपराधी रिकॉर्ड नहीं है तो जितने भी सीसीटीवी कैमरे अस्पताल के अंदर लगे हैं, क्योंकि जो चारों लड़के थे सबका मुंह ढका हुआ नहीं था और उसमें से दो की पहचान हो जाती है। अब सीसीटीवी के माध्यम से जो वो चारों लड़के वहाँ से भाग रहे थे उनमें से दो को पहचान लिया जाता है। एक का नाम था फैज़ खान और दूसरे का नाम था फरहान। खैर पुलिस उनके घर पे दबिश डालती है लेकिन उनका ऐसा कुछ सुराग पुलिस को नहीं मिलता और पुलिस की जो दूसरी टीम थी वो अस्पताल के वार्ड के अंदर अपनी जांच पड़ताल करती रहती है। अब पुलिस ने रियाज की जांच करी, वहाँ पे कुछ नहीं मिला और जो भी 24 नंबर में जितने भी मरीज थे उनकी जांच करी, वहाँ से भी कुछ नहीं मिला। उसके बाद फिर पुलिस ये सोचती है, क्योंकि ये जो घटना थी 14 जुलाई 2024 की थी और 14 जुलाई 2024 में वार्ड के अंदर जितने भी मरीज थे किसी का भी क्राइम रिकॉर्ड नहीं था। अब पुलिस के आला अधिकारी इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि हो सकता है 13 जुलाई को उसके अंदर कोई ऐसा अपराधी हो और यहाँ पर पुलिस को कामयाबी मिलती है। पुलिस को पता चलता है कि उसी बेड पर जिस बेड पर आज की तारीख में रियाज था, 13 तारीख को उसी बेड पर एक वसीम नाम का लड़का था और जिसके पेट में गोली लगी थी। और पुलिस की आंखों में थोड़ी चमक आती है क्योंकि अगर किसी के पेट में गोली लगी है तो जाहिर सी बात है 90% ये चांस है वो किसी अपराधी किस्म का लड़का ही होगा। अब खैर पुलिस इससे पहले कि वसीम के पास जाती, यहाँ पर जो दूसरी टीम थी वो फैज को और फरहान को गिरफ्तार कर लेती है। अब दोनों से पुलिस पूछताछ करती है। तो अब ये जो इनके बयान पुलिस के सामने आते हैं, अब पुलिस यहाँ पर भी हैरान होती है। अब ये फैज और फरहान जो पुलिस को बताते हैं उनका कहना ये था कि तिहाड़ जेल के अंदर एक व्यक्ति बंद है जिसका नाम है हाशिम बाबा। उसने हमें इनकी सुपारी दी थी और उन्होंने हमें कुछ इनकी पहचान बताई थी। हमें बताया गया था कि जीटीबी हॉस्पिटल में जाना है और वहाँ पर 24 नंबर वार्ड है और 24 नंबर वार्ड में एक लड़का होगा, उसके पेट पर पट्टी बंधी होगी, उम्र उसकी तकरीबन 35 साल होगी और उसकी देखभाल के लिए जो महिला वहाँ पे बैठी होगी वो मुस्लिम होगी। वो लड़का भी मुस्लिम है, ये उनको पहचान बताई गई थी। और ये जो फरहान और फैज खान है यही पुलिस को बताते हैं कि जब हम उस 24 नंबर वार्ड में गए और हमने सबको वहाँ पर देखा तो जब हमारी नज़र उस पर पड़ी तो सारी चीज़ें बिल्कुल फिट बैठ रही थी। उसके पेट पर इसी तरीके से पट्टी बंधी हुई थी और वो देखने में मुस्लिम लग रहा था और उसके पास जो महिला बैठी थी वो भी मुस्लिम थी और उसकी उम्र भी करीब हमें 30-35 साल की ही लगी। तो हमें लगा कि हाशिम ने जिसकी हमें सुपारी दी है वो यही व्यक्ति है और हमने उस पर गोलियां चला दी। अब पुलिस को लगा का वसीम की कुंडली निकालते हैं, ये कौन है। उसके बाद पुलिस वसीम के पास जाती है। अब वसीम से पता करा जाता है तो उसकी जो पत्नी थी वो उसकी देखभाल के लिए वहाँ पर थी। तो उसकी पत्नी बताती है कि मैंने डॉक्टरों से ये रिक्वेस्ट की थी क्योंकि मेरे पति पर पहले ही हमला हो चुका है और उसके पेट में गोली लगी है और जो शूटर थे वो यहाँ पर भी आकर उनकी हत्या कर सकते हैं, तो प्लीज़ जो हमारा बेड है उसको चेंज कर दिया जाए। और वो बात डॉक्टरों ने मान ली थी और उसका बेड कहीं दूसरी जगह चेंज कर दिया था, लेकिन इस बात का पता हाशिम बाबा को नहीं था जिसकी वजह से उनसे ये गलती हुई। अब खैर वसीम की जो कुंडली निकाली जाती है वो कुंडली वसीम की ये थी कि अपराधी किस्म का आदमी था और वसीम पर 13 केस चल रहे थे अलग अलग तरह के। और ये हाशिम बाबा के जो एक गैंग था उसके अंदर काम कर रहा था और काम करते करते कुछ हाशिम बाबा से इसकी अनबन होती है और ये हाशिम बाबा का गैंग छोड़ देता है। और एक दूसरा गैंग था दिल्ली के अंदर, वो था छेनू गैंग।
हाशिम बाबा का गैंग छोड़कर ये छेनू गैंग ज्वाइन कर लेता है। यहाँ पर जो हाशिम बाबा के जो लड़के थे, उनको इस बात से नाराज़गी होती है कि वसीम ने हमारा गैंग क्यों छोड़ दिया और छेनू गैंग में क्यों चला गया। अब खैर क्योंकि सभी अपराधी थे और इनका जेल में आना-जाना चलता ही रहता है और वसीम भी किसी अपराध में पकड़ा जाता है। मंडोली जेल में उसको बंद कर दिया जाता है। अब वहाँ पर क्योंकि जो हाशिम बाबा के गैंग के अपराधी वहाँ पर थे, वो वसीम को परेशान करना शुरू कर देते हैं, उसको मारना-पीटना। और इसी बीच वसीम को कहीं से एक ब्लेड हाथ लगता है, जिससे वो हाशिम बाबा के गैंग के 3 लड़कों के चेहरे पर ब्लेड मार देता है और वो लहू-लुहान हो जाते हैं। और उसके बाद वो जेलर से ये अपील करता है कि मुझे किसी और बैरियल में बंद किया जाए, क्योंकि मुझे अपनी जान का खतरा है। अब जेलर को भी लगता है कहीं यहाँ पर गैंग वार ना शुरू हो जाए और वो वसीम को अलग जगह पर बंद कर देते हैं। अप्रैल 2024 में वसीम की ज़मानत हो जाती है और ज़मानत होने के बाद अब वो बाहर दिल्ली में घूमने लगता है, क्योंकि जेल के अंदर एक तरह का वो सुरक्षित था और ये ऐसा शख्स था जिसके दुश्मन जेल के अंदर भी थे और जेल के बाहर भी थे। 13 जून की रात को ये वेलगम इलाके से कहीं जा रहा था। इसी बीच 6 से 7 बदमाश इस पर हमला कर देते हैं और हमला भी इतना ज़ोरदार होता है कि दर्जनों गोलियाँ वसीम को मारी जाती हैं, जिसमें 4 गोली उसको लगती भी हैं। और उसके बाद वो वहाँ से अपनी जान बचाता है और कहीं पर छुप जाता है और अपने परिजनों को फ़ोन करता है और इसी बीच सही वक्त पर उसको जीटीबी हॉस्पिटल में पहुँचा दिया जाता है और वहाँ पर डॉक्टर उसकी जान बचा लेते हैं। सही वक्त पर जाने की वजह से उसकी वहाँ पर जान बच जाती है और जो भी शूट आउट जिन लोगों ने किया था, वो इस बात का इंतज़ार करते हैं अगले दिन कि कब उसकी लाश उसके घर पे आएगी और कब उसके घर पर मातम मनेगा और कब हमें ये कन्फर्म होगा कि उसकी मौत हो चुकी है। लेकिन वो उसके घर के बाहर देखते हैं कि ऐसा कुछ होता नहीं है और लोग बाग अस्पताल जा रहे हैं और आ रहे हैं। तो उनको लगता है कि वसीम की जान बच गई है और वो फिर अपने तरीके से पता करते हैं कि वो अस्पताल में कहाँ पर है और उसकी हालत कैसी है। जिससे उनको ये जानकारी मिलती है कि वो ठीक है और वो मौत के मुँह से निकल चुका है और अब वो बच गया है। अब ये जानकर एक तरीके से सारे शूटर परेशान हो जाते हैं कि जिस पर हमने दर्जनों गोली चलाई हैं, वो कैसे बच सकता है। नॉर्मली ये होता है कि जब भी कोई बड़ा शूट आउट होता है, तो जो भी शूटर हैं, वो अंडरग्राउंड होने में ही अपनी भलाई समझते हैं, क्योंकि उनको पता है पुलिस पूरी तरीके से एक्टिवेट हो चुकी है और सारी जो उसकी चाक चौबंद है पुलिस अपनी लगा चुकी होगी और हर तरीके से जो देश की राजधानी दिल्ली है, वहाँ की पुलिस हमको नहीं छोड़ेगी और वो हमारी तलाश शुरू कर देगी। लेकिन यहाँ पर इसका उल्टा होता है। उनको ये लगता है कि अगर वसीम ज़िंदा बच गया, तो वो हम बाहर आकर हमें ज़िंदा नहीं छोड़ेगा और इससे पहले कि वो वहाँ से उसकी छुट्टी हो या वो वहाँ से गायब हो जाए, हमें उस पर दूसरा हमला करना चाहिए। और उसके बाद जो हाशिम बाबा हैं, जो तिहाड़ जेल के अंदर बंद थे, वो दूसरे शूटरों को इस चीज़ की सुपारी देते हैं, जिनमें 2 ही लड़के थे, फैज़ और फरहान। और उनको ये पहचान बताई जाती है कि जीटीबी हॉस्पिटल के 24 नंबर वार्ड में जाना है, वहाँ पर एक मुस्लिम लड़का आपको दिखेगा, पेट पर उसके पट्टी बंधी होगी, करीब 35 साल की उम्र होगी और जो महिला उसकी देखभाल कर रही है, वो भी मुस्लिम होगी और उसी को तुम्हें गोली मारनी है। अब यहाँ पर इत्तेफ़ाक ये था कि जो वसीम की वाइफ़ थी, उसने वहाँ के डॉक्टरों से अपील की कि उसके पति की जान को खतरा है और उसको यहाँ से शिफ्ट कर दिया जाए और उसको वहाँ से डॉक्टरों ने शिफ्ट कर दिया। लेकिन इस बात का हाशिम बाबा को नहीं पता था, क्योंकि वो तिहाड़ जेल के अंदर था और जितनी उसको जानकारी थी, इतनी ही जानकारी उसने शूटरों को दी थी और यहाँ पर उनके पास ऐसा कोई वसीम का कोई ऐसा फ़ोटो नहीं था, जो वो शूटरों को बताते। यही 2-4 उन्होंने उसको फैज़ को और फैज़ान को पहचान बताई और इसी के ऊपर उन्होंने वो डन कर दिया और 24 नंबर वार्ड में जाने के बाद वसीम की जगह रियाज़ जा चुका था। तो कुल मिलाकर कहानी का सार ये था कि जो भी शूटर हैं और जिनके निशाने बहुत अच्छे हैं, वो वेलगम इलाके में दर्जनों गोली वसीम को मारते हैं, जिनमें 4 गोली उसको लगती भी हैं और 5 गोली उसके नाम की जीटीबी अस्पताल में चलती हैं, लेकिन उसकी मौत नहीं लिखी थी। यहाँ पर वही कहावत है कि जिसकी मौत नहीं है उसको सारी दुनिया भी मिलके नहीं मार सकती और जिसकी मौत है उसको सारी दुनिया मिलके बचा भी नहीं सकती। और किस तरीके से वसीम, जो खुद एक क्रिमिनल है, 13 केस उसके ऊपर चल रहे थे, अपनी मौत को 2 बार वो चकमा दे चुका था और आज भी वो ज़िंदा है। तो ये थी आज की कहानी और इस कहानी पर आपकी क्या राय है, कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें
अब आपसे मुलाकात होगी कल किसी दूसरी सच्ची घटना के साथ। तब तक अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।